नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में 2 महीने के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। अभी एसआईआर चल रहा है और इस एसआईआर पर राजनीति केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में हो रहा है। और इस एसआईआर के बहाने, एसआईआर के विरोध और समर्थन के बहाने कहीं न कहीं जिस मतदाता वर्ग को सबसे अधिक साधने का प्रयास हो रहा है, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, चाहे विपक्ष में भी जो बिहार में विपक्ष है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी क्यों ना हो, सब अपने अपने तरीके से बिहार में जिस मतदाता वर्ग को सबसे अधिक साधने का प्रयास चल रहा है वो है बिहार का सबसे बड़ा मतदाता समूह जो कि एकजुटता के साथ मत डालता है। वो समूह है मुसलमान, मुस्लिम वर्ग। और इसी मुस्लिम मतदाताओं के का जो पोलिंग का जो ट्रेंड है, आज हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार में मुसलमान मतदाताओं की संख्या कितनी प्रतिशत है। साथ ही हम इस जानने का प्रयास करेंगे कि कितने विधानसभा सीटों पर मुसलमानों का प्रभाव कितना ज़्यादा है और बिहार के मुसलमान इस बार सोच क्या रहे हैं और जो सोच में जो बदलाव आया है विगत 10 वर्षों के अंदर, ठीक है, वो उसकी पृष्ठभूमि भी हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे और एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। आप बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि पूरी बातें आपको अच्छे तरीके से, ठीक तरीके से समझ सकें आप। और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा प्रयास हर वक्त होता है कि हम किसी न जाति, न धर्म, न राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में हो, बल्कि जो फैक्ट है, जो तथ्य है, उसको अपने तर्कों के साथ आपके सामने प्रस्तुत करने का हमारा प्रयास होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं मुस्लिम मतदाताओं की। देखिए, एक चीज़ है, अगर हम मुस्लिम वोटिंग पैटर्न को अगर बिहार में अगर हम देखें तो इसको हम 2 चरण में बांट सकते हैं आसानी से, ठीक है। एक तो है 1990 से पहले का वोटिंग पैटर्न। बिहार में समाज के हर वर्ग का वोटिंग पैटर्न बदला 1990 में, क्योंकि 1990 में 2 ऐतिहासिक घटनाएं घटी देश के अंदर। इसका प्रभाव हर जाति, वर्ग, समूह के मतदान के ट्रेंड पर पड़ना स्वाभाविक था। वो 2 घटनाएं थी। एक तो मंडल आयोग की रिपोर्ट का लागू होना, जिसके तहत पिछड़े वर्गों को 27% का आरक्षण दिया गया था। दूसरा एक और घटना घटा था, वो था राम मंदिर आंदोलन का। राम मंदिर आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1990 से पहले तक जो मतदाता, मुसलमान मतदाता, केवल और केवल अगर हम बिहार की राजनीति के संदर्भ में बात करें तो वो एक तरफा कांग्रेस के साथ हुआ करता था। अपवाद था केवल एक चुनाव, और वो चुनाव था 1977 का। 1977 के लोकसभा चुनाव में केवल मुसलमान मतदाताओं ने समाज के अन्य वर्गों की तरह ही इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ मत डाला था, क्योंकि उसके पीछे मुसलमान समाज के कुछ विशेष कंसर्न भी थे। कंसर्न ये था कि उस आपातकाल के दिनों में आपातकाल की अन्य ज्यादतियों के अलावे जो मुसलमानों के साथ एक विशेष बात हुई थी वो था जबरन बंध्याकरण का, जिसका कि मुसलमान समाज जबरदस्ती विरोध कर रहा था। तो संजय गांधी का जो जबरन बंध्याकरण का अभियान था उससे मुसलमान नाराज थे। फिर 1980 से वो फिर वापस कांग्रेस के साथ आ गए, जैसे समाज के अन्य वर्ग आए। लेकिन 1990 में क्या हुआ? 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आपको याद होगा कि बिहार में भागलपुर का दंगा हुआ था 1989 में। बिहार में भागलपुर का दंगा और 1989 में ही रामशिला पूजन अयोध्या में, इन दोनों घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में हुआ क्या कि 1990 में कांग्रेस, 1989 में इन 2 घटनाओं के कारण कांग्रेस मुसलमानों की नजर से उतर गई, जिसके अंतिम मुख्यमंत्री बिहार में थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, जिन्होंने अपने नाम से मिश्रा हटा लिया था, केवल डॉक्टर जगन्नाथ लिखा करते थे। मुसलमानों के बीच सर्वाधिक लोकप्रियता थी, इसलिए कि मदरसा शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा और उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने के कारण डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा मुसलमानों के बिहार में एक छत्र नेता माने जाते थे। लेकिन
1989 के भागलपुर दंगे में कांग्रेस के बिहार में जो सरकार थी सत्येंद्र नारायण सिंह की, उसकी भूमिका, और फिर बाद के दिनों में लालू प्रसाद यादव के द्वारा 1990 में लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार में रोकने के कारण मुसलमानों के नए मसीहा के रूप में लालू प्रसाद यादव का उदय हुआ और बिहार का मुसलमान कांग्रेस से और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा से कट गया। 1990 से लेकर 2005 तक का मुसलमान मतदाता केवल और केवल एक तरफा लालू प्रसाद यादव के साथ हुआ करते थे, क्योंकि उस समय केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि दलितों पिछड़ों की गोलबंदी भी लालू यादव के समर्थन में हुआ करता था। लेकिन 2005 में बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए कई ऐतिहासिक काम किए। परिणाम स्वरूप समाज के अन्य वर्गों की तरह मुसलमानों ने भी 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को वोट दिया, इसके बावजूद कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे। नीतीश कुमार पर भरोसा इतना ज्यादा था कि जब नीतीश कुमार ये कहा करते थे कि हम सरकार में किसी के भी साथ हों, बात केवल नीतीश की होती है, और ये बहुत प्रचलित था नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश कुमार कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ 3C, दे आर क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर भी नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए इतना काम किया कि मुसलमानों ने 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव के बदले नीतीश कुमार को वोट देना शुरू किया। वहीं से जो MY का समीकरण था वो थोड़ा टूटना शुरू हुआ, दरकना शुरू हुआ। लेकिन फिर 2015 में चूंकि नीतीश कुमार RJD के साथ ही चले गए थे, इसीलिए वह मत एकजुट था, कोई विभाजन की संभावना थी ही नहीं, चूंकि मुस्लिम वोटों के तीनों दावेदार कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार तीनों के तीनों एक ही पाले में थे। तो इसीलिए मुसलमानों के अंदर कोई दुविधा नहीं थी। फिर से वो वोट बैंक, आप कह सकते हैं कि महागठबंधन, चूंकि महागठबंधन में ही नीतीश कुमार भी आ गए थे तो महागठबंधन के साथ आ गया। लेकिन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ये जो मुसलमानों में जो भटकाव आया था, 2010 में चले गए जनता दल यूनाइटेड के साथ, 15 में फिर लौट कर आए, लेकिन 2020 में एक अलग प्रकार की मतदान शैली दिखी मुसलमानों में। क्या दिखा? और ये जो मतदान का जो ट्रेंड बदला मुसलमानों में, उसके पीछे नरेंद्र मोदी का उदय सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो नरेंद्र मोदी के नाम पर समाज के क्या अगरा, क्या पिछड़ा, क्या दलित, क्या महादलित, क्या कुर्मी, क्या यादव, सबने हिंदुत्व के नाम पर नरेंद्र मोदी के साथ जाना स्वीकार किया। तो वहीं से जो यादवों में भी जो टूटन हुआ, उसकी प्रतिक्रिया मुसलमानों में हुई। मुसलमानों को लगा क्या कि हम तो एक तरफा RJD के यादव उम्मीदवारों को लगातार वोट दिया करते हैं, लेकिन यादव मतदाता RJD को नहीं वोट देकर बल्कि वो बीजेपी को वोट दे रहा है। एक दूसरा था कि मुसलमानों को एक और बात की शिकायत हुई। इस बात का शिकायत हुआ कि RJD के जहां कहीं भी किसी भी जाति के उम्मीदवार होते हैं, मुसलमान उसको 100% वोट देता था। लेकिन नीतीश कुमार को भी मुसलमानों ने छोड़ दिया तब जब 2017 में नीतीश कुमार दोबारा बीजेपी के साथ आ गए। इस बार नीतीश कुमार के साथ नहीं गया मुसलमान बिहार का, और 19 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 20 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे 24 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे बीच के दौरान इस दौरान हुए जितने भी उपचुनाव, किसी में भी मुसलमानों ने नीतीश कुमार को वोट इसलिए नहीं दिया, इतने काम करने के बावजूद, चूंकि नीतीश कुमार बीजेपी नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के साथ थे। ये अंतर आ गया था। उससे पहले का नीतीश कुमार, 2010 से पहले का नीतीश कुमार बीजेपी माइनस मोदी के साथ थे। इसीलिए मुसलमानों ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया। लेकिन मुसलमानों को यह भरोसा नहीं हो सका कि नरेंद्र मोदी के साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार उसी प्रकार का काम करेंगे जैसे कि लालकृष्ण आडवाणी और वाजपेयी के युग में नीतीश कुमार मुसलमानों के लिए काम किया करते थे। और इसके कई उदाहरण भी मिले, चाहे वो CAA का मुद्दा हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड एक्ट का मुद्दा हो। तो मुसलमानों की यह आशंका सच साबित हुई जब नीतीश कुमार ने CAA का भी समर्थन किया, नीतीश कुमार ने नोटबंदी का भी समर्थन किया, नीतीश कुमार ने वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन का भी समर्थन किया। तो मुसलमान 100% नीतीश कुमार से निराश हो गए। उसी दौरान चूंकि मुसलमानों के अंदर निराशा
तेजस्वी यादव से भी थी, मुसलमानों के अंदर निराशा नीतीश कुमार से भी थी। कांग्रेस इतनी मजबूत थी नहीं कि कांग्रेस की तरफ एक तरफा मुसलमान जा सके। यही वो दौर था जब मुस्लिम मतदाताओं में एक बिखराव दिखा बिहार की राजनीति में। जहां मुसलमानों को जहां बेहतर विकल्प मिला वहां मुसलमानों ने वहां वोट दिया, एकमात्र मकसद से कि किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के सहयोगियों को रोकना चाहिए। तो जहां कहीं भी मुसलमानों को पहला विकल्प देखा कि AIMIM, जहां AIMIM के उम्मीदवार दिखे MIMIM को वोट दिया, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार मजबूत दिखे कांग्रेस को वोट दिया, जहां कोई निर्दलीय उम्मीदवार मजबूत दिखा, जैसे पूर्णिया लोकसभा चुनाव की बात कर ले, पप्पू यादव में वो विकल्प दिखा, पप्पू यादव के साथ चले गए मुसलमान, वहां आरजेडी के साथ नहीं गए। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में मुसलमान निर्दलीय शंकर सिंह के साथ चले गए, राजद की बीमा भारती और जदयू के कलाधर मंडल को वोट नहीं दिया। उसी प्रकार से जब 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ बिहार में, उन उपचुनावों में भी आरजेडी के साथ मुस्लिम मतदाता एक तरफा मतदान करते हुए नहीं देखे गए। तो वर्तमान परिस्थिति में स्थिति यह है कि मुस्लिम मतदाता बिखराव के दौर से गुजर रहे हैं। अब उसके पास विकल्प क्या है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो उस पर विकल्प में 3 विकल्प दिख रहा है। एक दिख रहा है महागठबंधन का, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। दूसरा विकल्प दिख रहा है असदुद्दीन ओवैसी का, जिनको कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी सफलता मिली, सीमांचल में विशेष रूप से 5 विधानसभा सीट जीतने में कामयाब रहे। आरजेडी को मात्र 1 विधानसभा सीट में सफलता मिली, कांग्रेस पार्टी को भी 5 विधानसभा सीटों पर सफलता मिली, लेकिन आरजेडी को मात्र 1 मिला। इस बार ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी के समक्ष कई बार प्रस्ताव रखा कि हमारा तालमेल हो जाना चाहिए, जिससे कि बीजेपी को हराने में हम आपकी मदद कर सकें। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस डर से ओवैसी से तालमेल नहीं किया कि बगैर तालमेल के तो यादव मतदाता आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार को वोट नहीं डालते हैं, लेकिन जब तालमेल कर लेंगे तो हो सकता है कि यादवों में और ज्यादा भटकाव हो जाए। तो आरजेडी ने यह तय किया कि किसी भी प्रकार से मुसलमान अगर छोड़कर जाते हैं तो जाएं, लेकिन यादव जाति के लोग कम से कम आरजेडी के साथ रहें। तो अब बचता क्या है विकल्प मुसलमानों के पास? वही दूसरी तरफ ओवैसी भी इस बात को रेखांकित लगातार करते आ रहे हैं कि मुसलमान क्या आरजेडी के लिए दरी बिछाने का काम करेगा। मुसलमानों के वोट से आरजेडी के यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे, सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, लेकिन मुसलमान क्या बनेगा? कुछ भी नहीं करेगा, केवल दरी बिछाएगा। चूंकि ओवैसी भी उसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि मुसलमान तो आरजेडी के किसी भी जाति के उम्मीदवार को वोट डालता है, वो जाति नहीं देखता, केवल लालटेन छाप देखता है, लालू यादव देखता है, तेजस्वी यादव देखता है, उसको वोट देता रहा है। लेकिन बदले में मुसलमान को क्या मिलता है? मुसलमान को ना मंत्री पद मिलता है, ना विधानसभा में टिकट मिलता है, ना लोकसभा में टिकट मिलता है, और जो 1-2 मिलता भी है उसको भी यादव जाति के लोग हरवा देते हैं। इसीलिए ओवैसी की बात सुनी जा रही है। उसी का परिणाम था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कुछ हद तक सफलता मिली। अब तीसरा दावेदार उसके बनकर उभरे हैं प्रशांत किशोर। मैं क्यों कह रहा हूं प्रशांत किशोर तीसरे दावेदार है, इस बात को समझिए। चूंकि ओवैसी की पार्टी जो है निश्चित सीटें लड़ेगी, पूरे बिहार में तो चुनाव लड़ेगी नहीं, वो तो केवल बात कर रही है मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने का। सबसे पहले हमको यह भी ध्यान में रखना है कि मुसलमान मतदाता बिहार में लगभग 18% है, 17.7% मुसलमानों की आबादी है बिहार में, और लगभग 20% से अधिक जहां उनकी आबादी है, ऐसी सीटों की संख्या 87 है जहां उनकी आबादी 20% से अधिक है। मतलब लगभग 87 सीटों पर परिणाम को प्रभावित करने में मुस्लिम मतदाता सक्षम है। 11 सीट ऐसी है जहां पर कि मुसलमानों की संख्या 40% से ऊपर है। उसके बावजूद मुसलमानों का प्रतिनिधित्व लगातार विधानसभा से लेकर लोकसभा तक घटता रहा है। और यही एक बार फिर प्रशांत किशोर की राजनीतिक गुगली
का एक फैक्टर बन रहा है। प्रशांत किशोर ने वादा किया है कि हम मुसलमानों की आबादी 17.7% टिकट भी देंगे, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ऐसा नहीं होगा कि आरजेडी की तरह 150 सीट लड़ेंगे 152 और उसमें 54 यादवों को टिकट देंगे और मुसलमानों को 12-13 उम्मीदवारों को लड़ाएंगे चुनाव। ऐसा नहीं होगा। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट घोषणा किया कि हम मुसलमानों की आबादी के अनुसार टिकट देंगे। लगभग 40 से 45 टिकट देने की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि मुसलमान मतदाता जाएगा किधर? ओवैसी फैक्टर है, ओवैसी के तरफ, प्रशांत किशोर के तरफ, या फिर तेजस्वी को भी वोट मिलेगा, महागठबंधन को भी वोट मिलेगा तब जब मुसलमानों के समक्ष भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के खिलाफ कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा जो हराने की स्थिति में हो, तब तेजस्वी यादव के तीसरा चॉइस तेजस्वी यादव भी बनेंगे। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन पहला दूसरा नंबर पर कौन होगा? आप दर्शकों से भी आग्रह है कि अपना कमेंट करके बताइए कि क्या तेजस्वी यादव दोबारा मुसलमानों का विश्वास जीत पाएंगे, या मुसलमान ओवैसी के साथ जाएंगे, या मुस्लिम मतदाता प्रशांत किशोर पर भरोसा करेंगे। क्योंकि मैंने फिर दोहरा रहा हूं, प्रशांत किशोर चूंकि 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और ओवैसी अधिक से अधिक 20, 25, 30 सीट पर लड़ेंगे, तो चुनाव परिणाम को प्रभावित करने में जितने अधिक फैक्टर ओवैसी होंगे उतना ही प्रशांत किशोर भी होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।